हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को आशीर्वाद मिल चुका है। जैसा कि आपने देखा, तो जिनका भी कल एग्जाम है, 27 को एग्जाम है, जिनका भी 28 को एग्जाम है, जिनका भी 1 तारीख को एग्जाम है, उन सबके लिए ये मेरी तरफ से और शिव भगवान की तरफ से आपको आशीर्वाद। तो अब आप सभी का जो एग्जाम है वो बहुत बढ़िया जाएगा। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आज की क्लास बिल्कुल रिलैक्स होके देखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अगर क्वेश्चन बने तो ठीक है, नहीं बने तो भी ठीक है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा क्लास के अंदर ही कि हमें कैसे पता चलेगा पैराजंबल हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। तो पैराजंबल की एक इम्पोर्टेंट क्लास, जितनी भी पैराजंबल की मैं क्लासेस लेता हूँ सभी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आज वाली क्लास कुछ खास है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार कैमरा वैमरा सेट कर लेता हूँ। कैमरा बिल्कुल परफेक्ट है ना? सबको आशीर्वाद। जिसका एग्जाम हो गया है उनको मेंस के लिए आशीर्वाद, और जो एसबी पीओ प्री देने जा रहे हैं उनके लिए भी है। भगवान का आशीर्वाद सबके साथ है ना? ऐसा भेदभाव नहीं है किसी के साथ भी, सबके साथ भगवान है। और जो क्लास में आए हैं उनके साथ भी आशीर्वाद है। उनको तो दर्शन ही हो गए भगवान जी के, जो भी स्टार्टिंग में क्लास में घुसे थे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पैराजंबल करेंगे। पैराजंबल से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे पैराजंबल का लेवल बढ़ाएंगे और मैं आप लोगों को कुछ अप्रोचेस भी बताते चलूंगा, है ना? ये आई थिंक ये रेशियो परफेक्ट है। तो चलिए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी अपडेट मिलती है, क्लास कब हो रही है, कभी डिले हो रही है क्लास, सारी अपडेट आपको इस पे मिल जाती है। कुछ एक्स्ट्रा क्लास हो रही होगी तो भी आपको इस पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। मैं जब पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहा था तब मैंने एक प्राइवेट चैनल बनाया था पेड बैच के लिए। अभी वो प्राइवेट चैनल नहीं है, अभी यही एक चैनल है। इसी के माध्यम से मैं सारे स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूँ। तो पीडीएफ, सारी पीडीएफ आपको इस पे मिल जाएंगी। जो पेड पीडीएफ होती है वो पेड बैच में मिलेगी। कुछ ऐसी पीडीएफ है जो कि हाँ मैं दे सकता हूँ, वो आप लोग को इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, मैं एप्लीकेशन वाले चैट पे अवेलेबल नहीं होता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन वाला जो चैट होता है वो सिस्टम पे ओपन होता है, मोबाइल पे बहुत मुश्किल से ओपन होता है। तो आप लोगों को कुछ भी मुझसे डाउट पूछना है, कुछ भी करना है, तो आप मेरा खुद का एक पर्सनल टेलीग्राम आईडी ले लीजिए, @ लिखिएगा टेलीग्राम के ऊपर और वरुण चित्रा लिखिएगा, उसके बाद 41 लिखिएगा। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, आप इस पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जब मैं फ्री होता हूँ मैं जरूर सबको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, चलिए अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ अगर कंटेंट कटे तो बता देना, मैं जूम कम कर दूंगा। अच्छा, एक और चीज, स्टडी क्विक बाय वरुण चित्रा, ये मेरा खुद का पर्सनल यूट्यूब चैनल है। इसके ऊपर मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, डेली ½ एन आवर वोकैबुलरी। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 क्लासेस मैं ले चुका हूँ। आज शिवरात्रि की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था, ना एडिटोरियल वाली ना ये वाली क्लास ली। कल से वापस से अपन इसको रिज्यूम कर देंगे। ठीक है, चलिए पैराजंबल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पैराजंबल, पैराजंबल वाली क्लास में आज होगा क्या? पैराजंबल वाली क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस हद तक हम पैराजंबल को बना सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि पैराजंबल सही बन रहा है, गलत बन रहा है, या हम कैसे पैराजंबल्स के पेयर बनाएंगे, फिर उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। तो चलिए पहला पैराजंबल आपके सामने ला रहा हूं। मैं सभी को 3 मिनट का टाइम दूंगा एक पैराजंबल के लिए। अगर इजी है तो, टफ होगा तो 5 मिनट, 4 मिनट। ठीक है, चलिए पहला पैराजंबल आपके सामने आ रहा है। टाइमर लगा देता हूं। ये क्या हो गया?
अगर कंटेंट कट रहा हो तो आप मुझे बता देना। जब तक मैं लिम्का पी लूं, लिम्का भांग तो पी नहीं सकते, लिम्का पी लेते हैं। भांग पी लूंगा फिर है भी पैराजंपल, फिर वो सीधा बनेगा नहीं पैराजंपल। जिनका बन गया दिमाग लगा लो, सही बनाया ना। भांग पी के पढ़ा रहा हूँ, भांग पी के पढ़ा रहा हूँ। कह रहा हूँ जी, जी है ही नहीं, जी लगा। पहला सेंटेंस क्या बनेगा? जी बनेगा। चलो आ जाओ, बन गया। मुझे लगा हवेली में फोन कैसे बज रहा है। आपको आवाज आई हवेली में फोन बजने की? क्या हवेली कहां से आ गई, फोन कैसे बज रहा है? आ जाओ। देखिए, ये पहला जंबल है। आपके एग्जाम में, चाहे आप एसबी क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप एसबी पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप एसबीआई क्लर्क मींस का एग्जाम देने जा रहे हैं, पैरा जंबल का एक रूल होता है, एक अप्रोच होती है, कंसेप्ट होते हैं, वो सभी जगह लगभग सिमिलर सा काम करता है। डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है, आपने प्रैक्टिस कितनी करी है, आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, डिपेंड करता है पैराजंबल के ऊपर। पैराजंबल अगर आपको रास्ता दिखा रहा है तो आप बना लेंगे, पैराजंबल में अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा तो आप नहीं बना सकते। वो आपको ढूंढने आना चाहिए रास्ता, आज ढूंढते हैं। सबसे पहली बात, हमारे को एक ही काम करना होगा कि हमारे को फर्स्ट सेंटेंस निकालना होगा। ठीक है, आज ये फर्स्ट सेंटेंस को निकालते हैं। यार इसमें यूट्यूब की तरह कमेंट उस कन्वीनियंट के साथ नहीं देख पाते हैं जितना यूट्यूब में अपन देख पाते हैं। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या कि मुझे चैट ही चैट दिखे? नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं, ऐसे ही चलने दो। तो देखिए, सबसे पहले मैं ना फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने जा रहा हूं, आ जाओ। पहले मैं यहीं से रीड करूंगा। कह रहा है अ वेल कैलिब्रेटेड अप्रोच बाय सेंट्रल बैंक्स ensures that inflation does not spiral out of control while also fostering economic growth। कह रहा है एक वेल कैलिब्रेटेड अप्रोच है बाय सेंट्रल बैंक, एक सेंट्रल बैंक की वेल कैलिब्रेटेड अप्रोच है
जो कि एंश्योर करेगी कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल से बाहर ना चले जाए, और साथ ही साथ फोस्टरिंग करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो भाई एक अप्रोच की बात हो रही है, तो आपको नहीं लग रहा पहले अप्रोच बतानी चाहिए? तो ए से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, कुछ भी कर लो। और जब मेरा मुंह स्क्रीन की तरफ होगा तो तुम अगर डाउट पूछोगे तो मैं डाउट नहीं बता पाऊंगा। डाउट मैं कब बताऊंगा? जब मेरा ध्यान मोबाइल में होगा। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो मुझसे कोई डाउट मत पूछिएगा। फालतू में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर दो। यहाँ पे देख लो मैं समझा रहा हूँ, जब मैं मोबाइल की तरफ जाऊंगा तब डाउट पूछना, ठीक है? चलो, तो आपको ये पता है ए ऑप्शन जो है वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता, क्योंकि अ वेल कैलिब्रेटेड अप्रोच, अगर आगे अप्रोच बता दी गई होती कि भाई ये अप्रोच है, ये ऐसे करता है वैसे करता है, तब हम इसको ए को फर्स्ट बना देते। तो ए हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो इसका मतलब ए यहां पर हमारा गलत हो गया, ए फर्स्ट में नहीं आ सकता। इन टाइम्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक्स ऑफन रेसोर्ट टू टाइटनिंग। तो ये भी याद कर लो, रेसोर्ट टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो गया आपका। तो कहा जा रहा है इन टाइम्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन के टाइम पर जो सेंट्रल बैंक है वो मजबूर हो जाता है, उसको करना ही पड़ता है टाइटनिंग। किसको? मॉनेटरी पॉलिसी को। कैसे? बाय राइजिंग इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हुए। तो यार ये मुझे लग रहा है पहला हो सकता है, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कह सके ये पहला नहीं हो सकता। तो ये पहला हो सकता है, मैं इसको उठा रहा हूं, पर मैं इसको है ना कंफर्म मानूंगा नहीं, मैं पूरा पढ़ करके ही आऊंगा। फिर भी मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पर, अभी मैं पूरा पढ़ूंगा फिर ही आगे जाऊंगा। तो मैं आगे बढ़ा, हाउएवर तो कंफर्म में पहला नहीं होगा, लेकिन ये हमारा कीवर्ड भी बन जाएगा। चलो, ये पहला तो नहीं होगा। डी में कह रहा है ऑन दी अदर हैंड, तो ऑन दी अदर हैंड भी पहला नहीं होगा, हटा दे इसको। थस थस भी पहला नहीं होगा, ये भी हटा दे। तो कंफर्म हो गया, एक नंबर तो मेरा आ रहा है। कंफर्म हो गया, पैरा जंपल में मेरा एक नंबर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो चलो, जैसे आपने बी को पढ़ा, बी को आपने पूरा पढ़ लिया, समझ में आ गई, बात हो रही है हाई इन्फ्लेशन की। अब अगर आप ये ढूंढोगे ए के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो आपको लग जाएगा टाइम। उससे बेहतर ये है आप पेयर बनाने के पीछे भागो। पेयर कैसे बनेगा? हाउएवर से बनेगा। हाउएवर के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, हाउएवर के बाद लिखा हुआ है एक्सेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग कैन स्लो डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रिड्यूस जॉब क्रिएशन। बोला जा रहा है अगर हद से ज्यादा आपने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर दिया तो इसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी और जॉब क्रिएशन में दिक्कत आ सकती है, स्लो डाउन हो जाएगा। तो अब आप बताओ, यहाँ पे एक्सेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग की बात हो रही है, हाउएवर से पहले भी जिसमें इस तरह की बात हो रही होगी वही आएगा। तो अब आप बताओ ये मॉनेटरी टाइटनिंग की बात कहाँ हो रही है? तो सर मॉनेटरी टाइटनिंग की बात तो बी में ही हो रही है। देख लो आप लोग, बी में बोला गया है कि बी में जो सेंट्रल बैंक होता है उसको मजबूरन उसको करना ही पड़ता है, प्रेशराइज, थोड़ा सा प्रेशराइज फील करवा के, या फिर आप कह सकते हो उसको करना ही पड़ता है क्या? टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बी के बाद सी आएगा? बताओ हाँ के ना? बी के बाद सी आएगा, क्या मैं लिख सकता हूँ? बी के बाद सी लिख सकता हूँ क्या मैं? बी में क्या बोला है? मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, लेकिन हाउएवर लगा करके कह रहा है ज्यादा भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने का, है ना? ज्यादा भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने का, ज्यादा भी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट नहीं करने का, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है बी के बाद मेरा सी एक पेयर बनेगा। बताओ हाँ के ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो हाईएवर के बाद मॉनेटरी टाइटनिंग की बात हो रही थी, भाई मॉनेटरी टाइटनिंग की बात और कहां हो रही है? यहाँ हो रही है, पढ़ के देख लो, सेंस भी बैठना चाहिए, ये नहीं कि पत्थर की लकीर में समझ लेना। कहीं है ना, मैं जो भी बताता हूँ उसको पत्थर की लकीर समझ लेते हैं, पढ़ के भी देख लो। यहाँ पे कह रहा है यार इंक्रीज करता है इंटरेस्ट रेट, कह रहा है ऐसा ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों बातें हो गई हमारी, ओके। अब क्या करूं मैं? अब कहां जाऊं? अब ऑन दी अदर हैंड को उठा सकता हूं क्या? ये कह रहा है ऑन दी अदर हैंड ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स सेंट्रल बैंक में लोअर इंटरेस्ट रेट। ये कह रहा है सेंट्रल बैंक जो है इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है टू एनकरेज बोरोविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो एक तरफ तो ये क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर देता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना भी अच्छा नहीं है। और दूसरी तरफ अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है, इकोनॉमिक कहीं ना कहीं गिर रही है, तो फिर ये क्या करेगा बंदा? ये फिर इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा।
तो देखो एक तरफ बढ़ाने वाली बात, दूसरी तरफ घटाने वाली बात, तो क्या मैं बी सी के बाद डी लगा सकता हूं क्या? बताओ जल्दी से, क्या मैं डी लगा सकता हूं? हाँ मैं लगा सकता हूं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मैं बोल सकता हूं। अच्छा उसके बाद ये कह रहा है थस सेंट्रल बैंक्स मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आगे कह रहा है इसलिए सेंट्रल बैंक को है ना बैलेंस बना करके चलना पड़ता है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी मेंटेन करनी है। तो अब ए वाला ऑप्शन मेरा बच रहा है। कहने को तो डी के बाद ई आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है अ वेल कैलिब्रेटेड अप्रोच बाय सेंट्रल बैंक एंश्योर दैट इन्फ्लेशन डज नॉट स्पाइरल आउट कंट्रोल व्हाइल आल्सो फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कह रहा है सेंट्रल बैंक को एक वेल कैलिब्रेटेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी जिससे कि वो इंश्योर करता है कि भाई इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ती रहे। तो इसका मतलब ये है, पहले मैंने बी में बोला हाई इन्फ्लेशन में क्या करते हैं, इंटरेस्ट बढ़ा देते, ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना भी अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ अगर डाउन हो रही हो तो इंटरेस्ट रेट को भी कम कर दो, ऐसा कर दिया। फिर कह रहा है यार एक बैलेंस अप्रोच चाहिए होगी इन दोनों को मेंटेन करने के लिए। तो अब मैं ए लगाऊंगा और लास्ट में मैं थस वाला एक सेंटेंस लिखूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है इसीलिए इसको दोनों को मेंटेन करना पड़ता है। तो थस मतलब लास्ट में आप बोलेंगे देयरफॉर सेंट्रल बैंक मस्ट स्ट्राइक, तो इसको दोनों में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा ना वो बनेगा बी सी डी ए ई, बी सी डी ए ई। किस किस का ये ऑप्शन आंसर आ रहा है बताओ। अब मेरे को पता है आप लोगों का हो सकता है लास्ट वाला ऊपर नीचे हो गया हो, या हो सकता है ये वाला ऊपर नीचे हो गया हो, तो ऐसा होगा। आप लोग बस ये समझिए कि यार अगर मैं इसको ऊपर कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, उसको नीचे कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, क्या रीजन है। आप लोग रीजन पे ध्यान दीजिए। वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, वापस से सुनिएगा ना, एक बार और सुनिएगा। कोई बात नहीं, एक बार तो मैंने अपना आंसर दे दिया है, एक बार और इसको समझते हैं और सुनते हैं। अब आप लोग डिबेट कर सकते हो मुझसे, है ना, जितना डिबेट करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले ये तो सबको पता है बी पहला होगा, हाउएवर इससे जुड़ेगा, कुछ भी कर लो तुम, बी के बाद ही हाउएवर आएगा, आ गया। अब एक तरफ आपने बात कर ली ना भाई, भाई इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल करना है तो इंटरेस्ट रेट को टाइट करने की बात हो गई। अब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ उठानी है तो भाई इसको इंटरेस्ट रेट को आप लोअर करेंगे, तो ऑन दी अदर हैंड भी साथ ही साथ आ जाएगा। तो बी सी डी तो आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो तुम। अब आपके हाथ में या तो ई बच रहा है या तो ए बच रहा है। अगर मान लो तुम्हारा मन कर रहा है कि सर डी के बाद है ना मैं ई लगा देता हूं, मान लो, तो ए फिर बाद में आता हुआ अच्छा लगेगा क्या? आप खुद बताओ। ए बाद में आता हुआ अच्छा लगेगा? आप लोगों को पहले ए देना चाहिए। क्यों? आपको बोलना चाहिए भाई इसको ये एक ऐसी अप्रोच अपनाता है जिसमें इन्फ्लेशन हाथ से बाहर भी ना जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी फोस्टर होती रहे। तो आगे बोला जा रहा है थस इसलिए सेंट्रल बैंक को ना स्ट्राइक, ये बैलेंस मेंटेन करके ही रखना पड़ता है जिससे कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक दोनों अच्छे से मेंटेन रहे। तो ई वाला जो आंसर है वो कंक्लूजन है, थस लिखा हुआ है ना, कंक्लूजन है वो, तो वो लास्ट में ही जाएगा। तो ए और ई आएगा यहां पर। अभी बताओ क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, बी डी में तो पहले सेंट्रल की बात है, उसके बाद तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात हुई है। बी और डी कहाँ है सेंट्रल की बात? ये रही ना मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को करता है। डी में भी यही बोला जा रहा है अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। अरे भाई इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी एक ही बात है ना, मेरे साथ एडिटोरियल नहीं पढ़े हो क्या? चलो, पहला पैराजंबल सबको क्लियर है, बताइए फटाफट। पहला पैराजंबल सबको क्लियर है, आगे बढ़ जाए, सेकंड पैराजंबल ले लूं, क्लियर है? कोई डाउट?
सर सी में नेगेटिव बात हो रही है तो उससे पहले पॉजिटिव बात होना चाहिए। अरे बेटे बेटे देखो पॉजिटिव बात करिए ना। देखो इन टाइम्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन होगा तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, टाइटनिंग कर देगा मॉनेटरी पॉलिसी को और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है ना हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसकी उल्टी बात ही तो कर रहा है ये। भाई अगर तुम सोच रहे हो कि तुमने मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर दी तो सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर दिया तो इसके नेगेटिव कंसिक्वेंस भी है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव बात, यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात हो गई, ये हो गई। अगर इसको ज्यादा ही कंट्रोल कर लिया तो ये नुकसान होंगे। तो हाईवर लगा करके कॉन्ट्राडिक्ट कर तो दिया। पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस ये होता है कॉन्ट्राडिक्ट करते। ठीक है, चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। मैं टाइमर लगा देता हूं, 3 मिनट का टाइमर लगा रहा हूं आराम से। अगर आपको लग रहा है ना ये मैं क्यों लगा रहा हूं, तो आपके पास रीजन होना चाहिए सर मैं इसलिए लगा रहा हूं। रीजन हो तो आप लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजन नहीं है तो छोड़ दो, जो जो बन रहा है उतना बना लो। चलो आ गया फोन आ गया, आईबीपीएस से फोन आ गया। टाइम हो जाता है तो आईबीपीएस वाला ही फोन कर देता है। चलो अब सोल्व करो, आ जाओ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें तो भाई फर्स्ट सेंटेंस चाहिए। आ जाओ फर्स्ट सेंटेंस ढूंढते हैं। कह रहा है कंट्रीज दैट डिपेंड हैविली, कंट्रीज दैट डिपेंड हैविली ऑन एक्सपोर्ट्स में सफर ड्यू टू रिड्यूस डिमांड इन मेजर मार्केट्स। कह रहा है कंट्रीज जो कि डिपेंड होती है हैविली, मतलब सबसे ज्यादा जो डिपेंड होती है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, में सफर, वो सफर कर सकती हैं रिड्यूस डिमांड इन मेजर मार्केट्स। अगर मेजर मार्केट्स के अंदर डिमांड रिड्यूस हो जाएगी तो वो सफर करेगी। सही बात है यार, पहला बन सकता है सेंटेंस। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लग रहा जिससे मैं कह सकूं ये पहला नहीं है। बन सकता है भाई, ए को लिख दे,
पर ये मेरा फिक्स तो नहीं है ना, अभी सारे सेंटेंस पढ़ूंगा, क्या पता और भी कोई उम्मीदवार खड़ा हो जाए पहले सेंटेंस के लिए। अभी तो एक ही उम्मीदवार दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अ स्लो डाउन इन ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ टिपिकली रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन ट्रेड वॉल्यूम्स। कह रहा है अगर कोई स्लो डाउन ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लो डाउन इन ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ, तो जो ग्लोबल की, पूरे ग्लोबल की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर स्लो डाउन आता है, टिपिकली रिजल्ट, तो उसका जो रिजल्ट आता है इन अ डिक्रीज इन ट्रेड वॉल्यूम, तो ट्रेड वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। ट्रेड वॉल्यूम्स मतलब ट्रेड कम हो जाएगा। यार ये भी पहला लग रहा है, क्या दिक्कत है, ये भी पहला लग रहा है। चलो भाई बी को भी उम्मीदवार बना दो, बी भी उम्मीदवार हो गया। सबको पता है, अबे तेरी तो, सबको पता है एज अ रिजल्ट जो है वो पहला सेंटेंस नहीं बनेगा। ले भाई इसको काट पहले। दिस डिक्लाइन इन ट्रेड एंड डिमांड, तो भाई कौन सा डिक्लाइन हुआ ट्रेड में और डिमांड में, कौन सा हुआ बताओ, तो ये भी पहला नहीं बनेगा। गवर्नमेंट्स ऑफन, गवर्नमेंट अक्सर रेस्पोंड बाय इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट रेस्पोंड करती है, किस चीज को रेस्पोंड करती है गवर्नमेंट, इंप्लीमेंट करते हुए पॉलिसीज को जो कि बूस्ट कर सके डोमेस्टिक कंजम्पशन और सपोर्ट को। तो गवर्नमेंट रेस्पोंड कर रही है, किसको रेस्पोंड कर रही है, पहले कुछ ऐसा बताना पड़ेगा, कुछ चीज हो गई उसको रेस्पोंड करा जा रहा है, तो ये भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा। अब आपके पास ये फाइट है एक, कि आप ए को पहला बनाएंगे या बी को पहला बनाएंगे। उसके लिए आपको सिंपल सा एक चीज चेक करनी है कि बात कंट्रीज की हो रही है या बात स्लो डाउन की हो रही है। भाई कंट्रीज दैट डिपेंड हैविली ऑन एक्सपोर्ट्स, वो कंट्रीज जो एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करती हैं वो सफर कर रही हैं। तो बात कंट्रीज की लगाऊं मैं, या स्लो डाउन की बात हो रही है, इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में जो स्लो डाउन की बात हो रही है वो बात हो रही है, ये सवाल आपको खुद से पूछना है। अगर आप ए को पहला बना देते हैं तो ए का मतलब उन कंट्रीज की बात होनी चाहिए कि वो कंट्रीज जो एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड होती हैं वो सबसे ज्यादा वनरेबल होती हैं, फिर उन कंट्रीज की बात होनी चाहिए, उनको ऐसा ऐसा करना चाहिए। अब आप बताइए बात किसकी हो रही है, तो बात यहाँ पे स्लो डाउन की हो रही है और यहाँ पे आर्टिकल ए भी लगा हुआ है। तो आप कह सकते हो अगर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर स्लो डाउन आएगा तो उसका रिजल्ट ये आएगा कि जो ट्रेड वॉल्यूम्स है वो डिक्रीज हो जाएंगी, तो ट्रेड कम होंगे, फिर आप बाद में जाएंगे ना वो कंट्रीज जो एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करती हैं। भाई अगर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर स्लो डाउन आ रहा है, ग्लोबल का मतलब पूरे ग्लोब में, पूरे ग्लोब में स्लो डाउन आ जाएगा तो वो एक्सपोर्ट कम करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, तब जाकर के बात एक्सपोर्ट की आएगी ना भाई। अगर आप इन दोनों को ध्यान से रीड करते तो आप लोगों को पता लग जाता, आराम से पता लग जाता कि यहाँ पर बात स्लो डाउन की हो रही है। मतलब कुल मिला के जो मुद्दा है वो मुद्दा है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के स्लो डाउन को लेकर के। तो जो मुद्दा है इस पैराजंबल का वो है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ना कि कंट्रीज। इज इट क्लियर? तो बी इसका फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। एक नंबर हम सब कमा चुके हैं, एक नंबर हमारा आ गया है। अब अब मैं अगर ए से बी पे जाऊंगा टाइम लग सकता है, मतलब अगर इससे सेकंड पे जाऊं, थर्ड पे जाऊं, टाइम लगेगा। मैं एक काम करता हूं, मेरे पास दो कीवर्ड है जो मैं फर्स्ट सेंटेंस लगाते समय ढूंढ करके आया था। पहला मेरे पास कीवर्ड है दिस डिक्लाइन इन ट्रेड एंड डिमांड, तो कहीं ट्रेड और डिमांड में डिक्लाइन की बात होनी चाहिए, उसके बाद ये आएगा। दूसरा, एज अ रिजल्ट, किसी चीज का कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो एज अ रिजल्ट पढ़ लेता हूं क्या रिजल्ट आया है। एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक्स, तो आपको पता है इकोनॉमिक्स को हम कंट्रीज भी बोलते हैं, बता रखा है आपको मैंने जब अपन एडिटोरियल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स जानबूझ के लिखा है जिससे कि आप इस कंट्री को है ना, इस कंट्री को रिलेट ना कर पाए, लेकिन जो मुझसे एडिटोरियल पढ़ता है उसको तो पता है बात। तो आपने कहा एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक्स दैट रिलाई ऑन ट्रेड मस्ट डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू रिमेन रेजिलिएंट। तो कहा जा रहा है एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये आया, इसका रिजल्ट ये आया कि भाई ऐसी इकोनॉमी जो ट्रेड पे रिलाई करती हैं मस्ट डाइवर्सिफाई, उनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जिससे कि वो रेजिलिएंट रह सके, मतलब वो बच सके, इस कंडीशन से वो लोग बच सके। तो बस पता चल गया, इसका मतलब ये है
कि एज अ रिजल्ट कुछ रिजल्ट बता रहा है, इससे पहले एक नेगेटिव इन कंट्रीज के साथ कुछ नेगेटिव चीजें हुई हैं, तभी कह रहा है इन कंट्रीज को ना और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। क्लियर है? इससे भी अच्छा अगर मैं आपको बोलूं तो आप डी ऑप्शन को पकड़े, दिस डिक्लाइन इन ट्रेड। ट्रेड में डिक्लाइन की बात कहां हो रही है? देखो बी में हो रही है। क्या मैं बी के बाद डी लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि डी के अंदर ट्रेड और डिमांड दोनों की बात हो रही है, लेकिन बी के अंदर डिमांड की बात तो नहीं हो रही, ट्रेड की बात हो रही है। अच्छा, डिमांड की बात कहां पे हो रही है? ध्यान से पढ़ो, देखो रिड्यूस डिमांड की बात यहां हो रही है। तो इसका मतलब ये है बी में हो गई ट्रेड की बात, ट्रेड हो गया डिक्रीज, ए में हो गया डिमांड डिक्रीज। तो इसका मतलब ये है बी ए के बाद मैं डी लगा सकता हूं। एक बार रीड करके देख लो, एक बार रीड करके देख लो। आ जाओ रीड करवा देता हूं। ये मैंने कैसे पता लगाया? मैंने कहा दिस डिक्लाइन, कुछ डिक्लाइन आया ट्रेड और डिमांड में, तो ट्रेड में तो यहां था, डिमांड में ये रहा। तो अब मैं पढ़ रहा हूं, तो मैंने पढ़ा, ये मैंने पढ़ लिया कि भाई अगर स्लो डाउन आएगा ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में तो उसका रिजल्ट ये होगा ट्रेड वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है भाई। उसके बाद ए लगाने को ये बोल रहा है। तो कंट्रीज दैट, ऐसी कंट्री जो कि डिपेंड करती है हैविली ऑन एक्सपोर्ट्स पे, जो एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा डिपेंड करेगी, क्योंकि भाई उनका अंदर तो इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल नहीं रही, वो भारी ज्यादा डिपेंड है। तो अगर ग्लोबल स्लो डाउन आ जाएगा तो इनको सबसे ज्यादा इनको सफर करना पड़ेगा। तो कहा जा रहा है कि यार वो सफर करते हैं, उनकी डिमांड भी रिड्यूस हो, मतलब क्योंकि मेजर मार्केट में डिमांड रिड्यूस हो जाती है इसलिए। अब इन दोनों को मिलाकर के मैं डी लिख सकता हूं। मैं बोल सकता हूं दिस डिक्लाइन इन ट्रेड एंड डिमांड कैन लीड टू लोअर रेवेन्यूज फॉर बिजनेसेस एंड इवन जॉब लॉसेस। तो इसके कारण बिजनेसेस का रेवेन्यू भी डिक्रीज हो जाता है और जॉब लॉसेस भी ज्यादा हो जाती है। हाँ, अब आप बताओ, मेरे हाथ में एक तो सी वाला सेंटेंस बचा हुआ है और एक मेरे हाथ में ई वाला सेंटेंस बचा हुआ है। मैं सी लगाऊं या मैं ई लगाऊं? मैं सी लगाऊं या ई लगाऊं? डी के बाद बस मुझे इतना बता दो। तो डी के बाद अगर आप ई लगा दोगे तो ई भी सेट बैठ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ई भी अच्छा बैठेगा। क्यों? गवर्नमेंट ऑफन रेस्पोंड बाय, तो गवर्नमेंट इसको अक्सर रेस्पोंड करती है, भाई इंप्लीमेंट करेगी पॉलिसीज को, लेकिन इसके बाद एज अ रिजल्ट गलत हो जाएगा। क्यों? अगर भाई गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर रही है, अगर वो पॉलिसीज को बूस्ट करने का काम कर रही है, अगर वो सपोर्ट कर रही है लोकल इंडस्ट्री को, तो आप ये बोलेंगे क्या एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक्स दैट रिलाय, तो इसका रिजल्ट ये आया? नहीं आया। फिर एज अ रिजल्ट बात बनेगी नहीं। अगर आप एज अ रिजल्ट डी के बाद लिखते हैं, अगर आप एज अ रिजल्ट डी के बाद लिखते हैं, तब ये बात बन जाएगी कि भाई ये दिक्कतें हुई, इसका रिजल्ट ये है कि जो इकोनॉमीज हैं उनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और इवन गवर्नमेंट भी अपना सपोर्ट दिखाती है रेस्पोंड करते हुए। ये होगा इसका करेक्ट पैराजंबल का करेक्ट सीक्वेंस। बताइए किस किस का ये पैराजंबल बना है? फटाफट टिक लगा दो, मुझे हरे भरे टिक दिखने चाहिए, हरे भरे टिक। 7 करोड़, क्या बात है, 7 करोड़ किसको मिल रहे हैं? टोनी को। क्या बात है टोनी, गाना गा के भी टोनी कक्कड़ को 7 करोड़ नहीं मिलते। आज ये पैराजंबल बना करके 7 करोड़ लेकर के जाएगा टोनी। 7 करोड़। गोवा वाले बीच पे आ जाना टोनी। एक काम करो, एग्जाम हो गया आपका, एग्जाम हो गया ठीक है, तो एग्जाम देके तो गोवा वाले बीच पे मिलो मुझे। गोवा वाला बीच पे मैं पहुंच रहा हूँ 7 करोड़ लेकर। ठीक है, चलिए अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत इजी पैराजंबल था। बेसिकली बात इतनी सी है कि आपको कीवर्ड्स कैच करने आना चाहिए, एकदम से नहीं आएगा। अब मैं है ना क्या करूंगा, थोड़ा है ना पैराजंबल का जो, क्या बोलूं मैं इसको, पैराजंबल की क्लास का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दूंगा। तो पैराजंबल की क्लास में बेसिकली अभी बहुत कम लिया करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पैराजंबल में रीडिंग का ज्यादा वेटेज रहता है, रीडिंग ज्यादा करनी आनी चाहिए। लेकिन रीडिंग करने से भी कुछ नहीं होता, रीडिंग के साथ साथ आपको पेयर रिलेट करना, वर्ड्स को रिलेट करना भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट होगा, फिर भी मेरा फर्ज बनता है एक बार रिपीट करवाने का। पेड क्लास है, यूट्यूब तो है नहीं। अभी ऐसे में यूट्यूब पे करा रहा होता ना, पता है बच्चे क्या कहते हैं? अरे सर फास्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट सर नेक्स्ट, फास्ट सर फास्ट। 1 घंटा हो गया, 2 ही क्वेश्चन हुए,
ये हो जाता है यूट्यूब पे, लेकिन मैं पेड बैच में बहुत डिटेल में पढ़ा सकता हूँ। तो देखिए बी ये रहा, सबसे पहले मैं फर्स्ट ढूंढना था, तो ए और बी को हमने उम्मीदवार बनाया था, फिर ए और बी में से बी हमारा फाइनल कंटेस्टेंट बना, ए को हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर हम एज अ रिजल्ट पे जा रहे थे, फिर एज अ रिजल्ट से भी अच्छा तो मुझे ये लगा, दिस डिक्लाइन और दिस ट्रेड, मतलब दिस डिक्लाइन इन ट्रेड एंड डिमांड। तो ट्रेड एंड डिमांड को पकड़ा, ट्रेड यहां था, डिमांड ये था, दोनों को पकड़ के डी लगा दिया। फिर चेक करा सी लगाने का, ई लगाने का, सी बैठ रहा था, सी लगा दिया, ई लास्ट में आ गया, खत्म। चलिए आगे, 3 मिनट का टाइम बनाओ। अरे यार 1 मिनट रुको, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट भाई, इट्स माइन धनंजय है, इट्स माइन धनंजय। ओके, आपको अब पता लग रहा होगा यार इतना बड़ा नाम क्यों रखा, दुख हो रहा होगा क्योंकि ये नाम ब्लिंक होता है, जितना छोटा नाम रखते हो उतना अच्छा रहता है आपके लिए, पर कोई बात नहीं। इट्स माइन धनंजय, सुनिए, माइन धनंजय का एक अच्छा एक जेन्युइन क्वेश्चन है, उनका एक क्वेश्चन है, सर जब गवर्नमेंट रिस्पोंड करेगी तभी तो वो रेजिलियंट बनेंगे, अगर गवर्नमेंट से रिस्पोंड नहीं कर रही है तो रेजिलियंट कैसे बनेंगे। देखो सुनो, जो इकोनॉमीज है, जो भी इकोनॉमिक्स का मतलब जो भी कंट्रीज है, वो अपनी बेसिस पे, मतलब अपने तरीके से उनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी को। मतलब अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है सारा ध्यान एक्सपोर्ट पे ही लगा दे, थोड़ा डोमेस्टिकली भी अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करिए, और भी कहीं किसी और कंट्री से भी टाइप करने की कोशिश करिए, क्या पता किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई दिक्कत होगी हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ये एक अलग बात है। और जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर रही है, गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, इंटरनली रिस्पॉन्ड कर रही है, पॉलिसीज दैट बूस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो देखो, गवर्नमेंट डोमेस्टिक कंजम्पशन पे काम कर रही है और सपोर्ट कर रही है लोकल इंडस्ट्रीज को, ऐसे। तो वो एक बात अलग है ना, और ये बात एक अलग है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम सी के बाद ई लगा रहे हैं, तो अगर आप सी लगा रहे हो और सी के अंदर आपने एज अ रिजल्ट लिखा है, तो भाई एज अ रिजल्ट किस चीज का रिजल्ट, इकोनॉमिक्स को अपने, क्या कह रहा है, अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ऊपर दिक्कतें हुई हैं इसलिए। अगर आप सी को नीचे लिखोगे, ई को ऊपर लिखोगे, तो ई में तो पॉजिटिव बात है कि यार गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो इसके लिए एज अ रिजल्ट क्यों लिखेंगे अपन। इसलिए सी पहले आएगा, ई बाद में आएगा। ये बेसिक सी बात है, थोड़ा सा आप ध्यान से एक बार और क्लास देख लेना, कोई दिक्कत आए तो फिर पूछ लेना, है ना। टेलीग्राम आईडी दे दी है मैंने, उस पर पूछ लेना। चलो अब इसको बनाओ, 15 सेकंड आप लोगों के मैंने लिए हैं। टोनी कुरकुरे वाला कौन है भैया। क्या बात है आदेश, क्या बात है। अरे भाई आदेश ने बहुत बड़ी बात कह दी। चलो आपको एक बार सुनाता हूँ, 1 मिनट सुनिएगा। ना टोनी शार्क, ना टोनी कक्कड़, अपना भाई बनेगा टोनी बैंकर। 7 करोड़ में से आधा हिस्सा इनको जाएगा, आदेश को जाएगा।
एक जैसा कंसेप्ट बार बार देने का मतलब ये है आप ये कंसेप्ट सीख जाए, आपको लगाना आ जाए, इसलिए एज अ रिजल्ट एक साथ 2 पैराजंबल रखे हैं मैंने। हाँ शबनम, मैं फर्स्ट वाला वापस से रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। फर्स्ट वाला एंड में रिपीट कर दूंगा। चलो आईबीपीएस से फोन आ गया। आ जाइए, हमें तो एक नंबर लाना है, आज एक नंबर लाते हैं। कह रहा है बाय अनेबलिंग इजी एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट्स एम्पावर इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेसेस। कह रहा है अनेबल कर दिया है इजी एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज, मतलब बैंकिंग सर्विसेज का जो एक्सेस है वो इजी हो गया है। तो जो डिजिटल पेमेंट्स है एम्पावर इंडिविजुअल, तो डिजिटल पेमेंट ने एम्पावर कर दिया इंडिविजुअल्स को और स्मॉल बिजनेसेस को। चलो यार फर्स्ट आ सकता है ऐसा बोलते हुए कि यार हमने जो डिजिटल जो बैंकिंग सर्विसेज है उनका एक्सेस इजी कर दिया है, इस कारण हर एक इंडिविजुअल अपने आप को एम्पावर समझ रहा है, हर एक स्मॉल बिजनेसमैन अपने आप को एम्पावर समझ रहा है। आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ए से स्टार्ट कर सकता हूं, और हमने कुछ ऐसे पैराजंबल करे भी थे जिसमें बाय के बाद आईएनजी फॉर्म से भी स्टार्ट हो रहा था, ये भी हो सकता है। ठीक है, मैं इसको डाउट में रखूंगा, मतलब ये उम्मीदवार मेरा बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, एज अ रिजल्ट तो बनेगा ही नहीं, इसको हटा दे। तो डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वे ट्रांजैक्शन आर कंडक्टेड अक्रॉस ग्लोब। जैसे ही मैंने सी को पढ़ा तो मैं इसको भूल गया, ये फिर मुझे आधा अधूरा और ये मुझे बेकार लगने लगा। अब मुझे सी अच्छा लगने लगा, क्योंकि सी में बात हो रही है डिजिटल पेमेंट की। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन जो आए हैं उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है हमारा ट्रांजैक्शन करने का तरीका, आर कंडक्टेड अक्रॉस दी ग्लोब, जो पूरे ग्लोब में ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पर सबको समझ में आ गया सी से स्टार्ट होगा, तो सी हमारा फर्स्ट हो गया। फिर भी एक बार पढ़ लेता हूँ, दिस शिफ्ट वाला भी हमारा स्टार्ट नहीं हो सकता। गवर्नमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नाउ एक्टिवली प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट, तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी फर्स्ट नहीं बनेगा। तो फर्स्ट सबको समझ में आ गया, सी बनेगा। ठीक है, अभी बताइए सभी को समझ में आ गया कि सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। सी फर्स्ट आ गया, आजो वापस से रीड कर लेते हैं। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वे, तो इसने ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया है द वे ट्रांजैक्शन, जिस तरीके से हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, कंडक्टेड अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है भाई, ओके। अब आपके हाथ में दो दो कीवर्ड है, एक तो दिस शिफ्ट ये कीवर्ड है, दूसरा एज अ रिजल्ट ये कीवर्ड है। आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं किससे शुरुआत करूं उसकी, तो एक काम करूं, पहले एज अ रिजल्ट पकड़ लूं, एक बार देखता हूं एज अ रिजल्ट से बन रहा नहीं बन रहा। तो एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक्स हैव सीन अ रिडक्शन इन कैश डिपेंडेंसी एंड इंक्रीज इन ट्रांसपेरेंसी। तो कहा जा रहा है इसका रिजल्ट ये आया कि जो इकोनॉमिक्स थी उन्होंने कैश की, उनके कैश डिपेंडेंसी डिक्रीज हुई और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई। यार ये तो कहीं भी आ सकता है, नहीं, ये अभी ये बात बनेगी नहीं इससे तो। अच्छा, दिस शिफ्ट को पकड़ूं क्या? दिस शिफ्ट हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो यार शिफ्ट की बात कहां पर हो रही है ये बताओ, शिफ्ट की बात कहां पर हो रही है? शिफ्ट का मतलब ये होता है कोई एक बहुत बड़ा चेंज आ जाना, एक बड़ा शिफ्ट ले लेना। मतलब हम किसी वे में चल रहे थे, उससे हमने एकदम से शिफ्ट ले ली। तो शिफ्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो इस शिफ्ट को आप इस ट्रांसफॉर्म दी वे से रिलेट कर सकते हैं। बताओ हाँ के ना? जी हाँ, जी हाँ। तो इस शिफ्ट को आप ट्रांसफॉर्म्ड दी वे, तो वे को ट्रांसफॉर्म्ड कर देना, वे को बदल देना, तो बदल देना शिफ्ट,
शिफ्ट शिफ्ट। तो आपको एकदम शिफ्ट तो दिखेगा नहीं, क्योंकि हम एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, मेंस देने जा रहे हैं, प्री देने जा रहे हैं। तो यार हमारे को ट्रांसफॉर्म्ड को शिफ्ट से रिलेट करना ही पड़ेगा, इतनी रीडिंग सेंस हमारी स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सी के बाद ई लगाना पड़ेगा। आपको सी के बाद ई लगाना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा कि डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ने ट्रांसफॉर्म कर दिया हमारा तरीका ट्रांजैक्शन करने का, और इस शिफ्ट ने प्ले करा है क्रूशियल रोल फाइनेंशियल इंक्लूजन में, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब कैसे इसने आसान कर दिया, कैसे काम हो गया, कैसे इस शिफ्ट ने क्रूशियल रोल प्ले करा है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, तो बता रहा है बाय एनेबलिंग, अनेबल करते हुए। क्या अनेबल करते हुए? इजी एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। तो आपको याद है ना, बाय के बाद हम आईएनजी फॉर्म कब लगाते हैं? जब हम बताते हैं ऐसा करते हुए हमने काम करा। देखो, जैसे इधर आओ, प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे आओ, तो आपने कहा गवर्नमेंट ऑफन रिस्पॉन्ड, कैसे रिस्पॉन्ड करती है गवर्नमेंट? बाय इंप्लीमेंटिंग, इंप्लीमेंटिंग करते हुए। ऐसे इधर आओ, आपने बोला दिस शिफ्ट किसके लिए आएगा? इस ट्रांसफॉर्म्ड वे के लिए आएगा, और किसी के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि आपने इस वे को बदला है ना, तो वे को बदलना शिफ्ट। तो सी के बाद ई, ई में कह रहा है इसने क्रूशियल रोल अपनाया है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, और स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज में। फिर आप बोलोगे कैसे भाई, कैसे? अनेबल कर दिया इसने इजी एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज के लिए। तो अब आ जाएगा ए तुम्हारा, अब आ जाएगा ए। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? फिर ही आगे बढ़ूंगा, पहले बताओ क्लियर है, फिर आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? हो सकता है आप लोग का गलत हो गया हो, क्यों? क्योंकि आप इस शिफ्ट को इस ट्रांसफॉर्म से रिलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट का सही बना भी है, लेकिन जिसने इस ट्रांसफॉर्म्ड को ट्रांसफॉर्म दी वे लिखा तो है, एकदम से तरीका बदल दिया, तरीका बदल दिया, शिफ्ट आ गया। ठीक है, अच्छा, अब आपके हाथ में कौन कौन से सेंटेंस है भाई, बताओ मुझे। एक तो सर मेरे हाथ में बी वाला सेंटेंस बच रहा है, दूसरा मेरे हाथ में डी वाला सेंटेंस बच रहा है ना? अब मैं कौन सा लगाऊं? अब मैं कौन सा सेंटेंस लगाऊं? ठीक है, मैं काम करता हूं, दोनों को पहले रीड करता हूं। बी में कह रहा है एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये आया कि इकोनॉमी जो है कैश पे कम डिपेंड होने लगी, और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होने लगी। ठीक है भाई, अगर मैं डी को पढ़ूं तो गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर नाउ एक्टिवली प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म्स टू एनहेंस इकोनॉमिक एफिशिएंसी। बोला जा रहा है गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है आर नाउ, अब वो एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट को, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को एनहेंस करने के लिए इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब देखो, आपके मन में ये भी आ सकता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके मन में ऐसा आ सकता है, पहले मैं डी लगा देता हूं, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट ये आ रहा है कि इकोनॉमी जो है वो कैश के ऊपर कम डिपेंड हो रही है, और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो रही है। नहीं, एज अ रिजल्ट, भाई किसी चीज का कुछ रिजल्ट आया, तो आपने यहाँ पे जो इतनी बातें करी ना, पहले आपने ये बताया कि डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन की वजह से एक हमारा तरीका ही बदल गया ट्रांजैक्शन करने का, इस शिफ्ट से फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। कैसे हुआ है? हमने अनेबल कर दिया बैंकिंग सर्विसेज को, हर किसी को, इंडिविजुअल को, स्मॉल बिजनेसेस को। तो इसका रिजल्ट ये आया कि जो इकोनॉमिक्स है, जो कंट्रीज है, उनका कैश के ऊपर रिडक्शन कम हो गया, डिपेंडेंस कम हो गई, और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो गई। तो अब आपको यहाँ पर बी लगाना पड़ेगा। लास्ट में आप डी में कहेंगे कि अब गवर्नमेंट, नाउ लिखा हुआ है ना, कि अब गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्टिवली बढ़ चढ़ के प्रमोट कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट को। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा सी, ई, ए, बी और डी बनेगा। क्या आप लोगों का भी यही बना है? क्या आप लोगों का भी यही बना है? बताइए फटाफट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं फिर कह रहा हूं, एज अ रिजल्ट को पकड़ना सीखिए, एज अ रिजल्ट। तो अगर आप देखो डी को भी यहां लगा करके फिर एज अ रिजल्ट बोलोगे ना, अगर आप डी को ऊपर लगा करके फिर एज अ रिजल्ट बोलोगे ना, तो वो नहीं सूट होगा। क्यों नहीं सूट होगा? यहां पे कह रहा है आर नाउ एक्टिवली, आर नाउ एक्टिवली, कि अब तो गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी क्या कर रहे हैं? इसको प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है।
जिससे कि एनहेंस इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो आपने इससे पहले भी दो चीजें गिनवा दी। क्या गिनवा दिया? एक तो डिपेंडेंसी रिड्यूस होना, दूसरा ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होना। तो आप ये लिखोगे, फिर आप लिखोगे यार ऐसा करने से तो इकोनॉमिक जो हमारी एफिशिएंसी है वो भी एनहेंस हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। गलती हुई है आपसे तो बी और डी में हुई है, बाकी और मुझे नहीं लगता आपने कहीं गलत करा होगा। इज इट क्लियर? बताओ क्लियर है? डी ए। ओजस, ओजस भाई ये तो बहुत भारी सवाल कर दिया तुमने। डी और ए पढ़ लेता हूं। डी के बाद ए। देखो सुनो, गवर्नमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर नाउ एक्टिवली प्रोमोटिंग by enabling easy access to banking services, digital payments empower individual and small businesses। देखो अगर आप डी के बाद ए लगा रहे हो, सुनना, अगर आप डी के बाद ए लगा रहे हो तो कॉन्टेक्चुअली तो सही बैठा है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझो। आपने कहा गवर्नमेंट और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो प्रमोट कर रहे हैं, जिससे अनहेंस हो रही है इकोनॉमिक एफिशिएंसी बाय एनेबलिंग। ये एक्सेस जो था बैंकिंग सर्विसेज का, इसको इजी बना दिया उन्होंने। फिर आगे आपने डिजिटल पेमेंट्स लिख दिया, एम्पावर इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, तो कॉन्टेक्चुअली तो ये सही बैठा है, लेकिन ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे, जब हम पेयर बनाते हुए आ रहे थे तो सबको पता है सी के बाद ई आ रहा था, सबके बाद सी के बाद ई आ रहा था। फिर आप बोलेंगे ना कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कैसे इसने क्रूशियल रोल प्ले करा, क्योंकि आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करनी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? रिमोट एरिया तक फाइनेंस पहुंचे, रिमोट एरिया तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचे। तो फिर आप बोलोगे ना बाय एनेबलिंग इजी एक्सेस, तो यार ई के बाद ए आएगा ना, ई के बाद ए आएगा ना। डी तो एंडिंग है ना, लास्ट का है ना, डी तो कंक्लूजन है डी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये सही बैठेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। नहीं, इट्स माइन धनंजय नहीं। बाय एनेबलिंग इसको नहीं कर सकते। जब यार उसने साफ अक्षरों में लिखा है ट्रांसफॉर्म दी वे, तो यार इसको शिफ्ट से रिलेट करोगे ना। साफ अक्षरों में लिखा है, देखो वे को ही बदल दिया। वे को बदल देना मतलब एक शिफ्ट आई है, चेंज आया है, तो यार इसी से रिलेट करूंगा ना, मैं इससे क्यों करूंगा? तो मैं ट्रांसफॉर्म वे को ही इसे रिलेट करूंगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या खुल गया? ये क्या चीज हो गई? कुछ कुछ तो हुआ है। ये थिंकिंग एक्सेस, थिंकिंग एक्सेस खुल गया यार। अब ये हटेगा कैसे? थिंकिंग एक्सेस हट गया। ये होता क्या है? आ जाओ। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, स्क्रीन दिख नहीं रही होगी।
क्या हो गया? चलिए आ जाइए। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस की तलाश में निकलते हैं, है ना। फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, आ जाओ। कह रहा है नेचर एबिलिटी टू इवोक डीप फीलिंग। ओके, नेचर एबिलिटी टू इवोक डीप फीलिंग्स makes it an eternal muse of poets across cultures and centuries। पहली बात तो यार इट बात समझ में नहीं आई। नेचर एबिलिटी टू इवोक डीप फीलिंग्स मेक्स इट एन इटर्नल म्यूज फॉर पोएट्री। एटर्नल का मतलब क्या होता है? कभी भी खत्म ना होने वाला। म्यूज का मतलब अपन क्या बोल सकते हैं? इंस्पिरेशन बोल सकते हैं। हाँ, इंस्पिरेशन फॉर पोएट्स, पोएट्स के लिए, अक्रॉस कल्चर एंड सेंचुरीज। ठीक है, तो बोला जा रहा है नेचर की जो एबिलिटी है, जो डीप फीलिंग को इवोक करती है, इवोक मतलब जगाना, जो डीप फीलिंग को जगाती है, मेक्स इट एन एटर्नल सोर्स। आप कह सकते हैं एटर्नल, आप भी कह सकते हैं इंस्पिरेशन। एटर्नल, एटर्नल का मतलब होता है अनंत, जो कभी खत्म ना हो। तो एटर्नल इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं पोएट्स के लिए है ये। कौन? नेचर। चलिए ठीक है यार, ए लग रहा है पहला हो सकता है, वैसे तो इट में डाउट है, पर ठीक है एक बार को मान लेते हैं ए हमारा पहला सेंटेंस हो सकता है। तो ए को मैं उम्मीदवार बना रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। दिस कनेक्शन, ये तो मेरा पहला सेंटेंस नहीं बनेगा। दी चेंजिंग सीजन 2, तो ये भी पहला नहीं बनेगा। कह रहा है चेंजिंग सीजन भी, तो इसके अलावा भी कोई बात हुई होगी। कह रहा है चेंजिंग सीजन भी, तो मैंने आपको ये बोला प्लीज राइट डाउन दी वर्ड्स मीनिंग, है ना, ऑफ दी गिवन वर्ड्स एंड ऑप्शंस टू। तो मैंने कहा जो गिवन वर्ड्स हैं उसके मीनिंग तो लिखिए, लिखिए ऑप्शंस के भी लिखिए। तो टू हम लगाते हैं, पहले कोई बात हो गई, फिर इसको भी करो। तो यार ये भी पहला नहीं होगा, इससे पहले कोई बात होनी चाहिए थी। इन पोएट्री, एक बार के लिए इसको हटाओ। इन पोएट्री इंस्पायरिंग काउंटलेस वर्सेस ऑन इट्स क्वाइट मैजेस्टी। क्या बात है। इन पोएट्री नेचर इज ऑफन डिपिक्टेड एज अ सोर्स ऑफ सोलेस। ओके, तो कह रहा है पोएट्री के अंदर जो नेचर है उसको हमेशा दिखाया गया है। डिपिक्टेड मतलब दिखाना, इस तरीके से चिन्हित करना। एज अ सोर्स ऑफ सोलेस, सोलेस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, आप कह सकते हैं कामनेस, खुशी आप कह सकते हैं। तो खुशी का सोर्स बताया गया नेचर को। इंस्पायरिंग काउंटलेस, तो इसके ऊपर काउंटलेस आप ये कह सकते हैं, बहुत सारी काउंटलेस कविताएं, काउंटलेस थॉट इसके ऊपर बनाए गए हैं। ऑन इट्स क्वाइट मैजेस्टी, इसकी जो एक्सट्रीम मैजेस्टी है, मतलब इसका जो आप कह सकते हैं मैजेस्टी का मतलब आप बोल सकते हैं एक पॉजिटिव वर्ड ही होता है। अब एग्जैक्ट हिंदी का मीनिंग मेरे को नहीं आ रहा है। हाँ, तो नेचर से रिलेटेड ये बातें हो रही है। तो यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर मैं डी को पढ़ूं और मैं ए को पढ़ूं, तो ए में नेचर की बात कर रहा है और डी में पोइट्री की बात कर रहा है। तो उम्मीदवार तो ये बन सकता है। तो चलो ए और डी में अपन एक को चूज कर लेंगे। क्या क्लियर है? ए और डी को अपन चूज कर लेंगे, कौन सा बनेगा। तो वेदर इट इज, तो ये तो बनेगा ही नहीं पहला। अब बताओ ए होगा या डी होगा फर्स्ट सेंटेंस, आराम से देख करके बताओ। क्या बात हम नेचर की कर रहे हैं या बात अपन पोइट्री की कर रहे हैं? मेटाफोर्स, और अगर आप देखोगे नेचर एंड पोइट्री रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन डिजायर टू फाइंड मीनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ अराउंड अस। अगर आप देखेंगे पोएट्स, पोएट्स, तो पोएट्री की बात हो रही है, नेचर की बात नहीं, नेचर की बात नहीं हो रही है, पोएट्री की बात हो रही है। तो डी हमारा पहला सेंटेंस बनेगा। चलो एक काम करता हूं, ये ट्रिकी थोड़ा सा पैराजंबल है, तो मैं काम करता हूं, अभी मैं आपको पहला सेंटेंस बताता ही नहीं। तो ए और डी को अपन डाउट में रखते हैं, अभी तक हमें नहीं पता चल रहा ए पहला या डी पहला है। अब हम पेयर बनाने निकलते हैं। तो देखो पेयर बनाने तुम कैसे निकलोगे, इसमें आपके पास क्या क्या क्लू है। एक तो आपके पास ये क्लू है कि दिस कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड पोइट्री रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन डिजायर टू फाइंड मीनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस। तो कोई कनेक्शन आपको दिखाना है जिसमें नेचर और पोइट्री के बारे में बात हो रही हो।
तो ये आपको कनेक्शन दिखाना है, ठीक है। दूसरा, द चेंजिंग सीजन 2 हैव बीन यूज्ड एज मेटाफोर्स फॉर लाइफ ट्रांजिशन एंड इमोशन। तो कहा जा रहा है जो चेंजिंग सीजन है उसको भी यूज किया जाता है मेटाफोर्स, मतलब कहावत के तौर पे या इडियोमेटिक वे में यूज किया जाता है ट्रांजिशन और इमोशन दिखाने के लिए, ठीक है। तो इससे पहले भी किसी चीज को यूज करा जा रहा होगा यही इमोशन ट्रांजिशन दिखाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपने चेंजिंग सीजन की बात कर दी तो चेक करिए और किसको दिखाया जा रहा है कि यार हम एक तो अपन चेंजिंग सीजन को इमोशनल ट्रांजिशन के लिए यूज कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं, तो इससे पहले भी किसी को किया जा रहा होगा, उसको समझते हैं किसको किया जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो नेचर के पास ये एबिलिटी होती है कि इवोक कर दे डीप फीलिंग्स, तो इसको भी डीप फीलिंग्स के लिए लिया जा रहा है और चेंजिंग सीजन को भी इमोशंस और ट्रांजिशंस के लिए यूज में लिया जा रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पहले कहीं ना कहीं ए आएगा, पहले कहीं ना कहीं ए आएगा। तो ऐसा मैं यहाँ पे साइड में लिख सकता हूं क्या कि ए के बाद ही मेरा सी आएगा? बताओ हाँ के ना? ए के बाद सी लिख सकता हूं। अब एक ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है कि जरूरी नहीं है ए के जस्ट बाद ही सी आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक सेंटेंस पढ़ा हो ई वाला, ई में कह रहा है वेदर इट इज द ट्रैंक्विल ब्यूटी ऑफ द सनसेट और द फिरसी रोर ऑफ द ओशियन, पोएट्स हैव शाउट टू कैप्चर इट्स एसेंस इन वर्ड सॉरी। तो कहा जा रहा है चाहे वो ट्रैंक्विल ब्यूटी हो सनसेट की। अब सनसेट की ब्यूटी किस में जाएगी? सीजन में जाएगी या नेचर में जाएगी? नेचर में जाएगी। फिर आप ये बताओ, फिर से रोर ऑफ द ओशियन, मतलब जो ओशियन की आवाजें हो गई, ओशियन जो आप कह सकते हैं ओशियन के बारे में बता रहा है। ओशियन को एक तरीके से आप कह सकते हैं गरजने की तरह बताया गया है ओशियन को। तो ओशियन भी सीजन के साथ नहीं जाएगा, ओशियन भी नेचर के साथ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि जो नेचर है उसके अंदर एबिलिटी होती है वो इवोक कर सकता है डीप फीलिंग को। अब चाहे वो आप सनसेट की फीलिंग लो या आप ओशियन की फीलिंग लो, तो ए के बाद आपका ई बैठेगा, आप चाहे कुछ भी कर ले। क्या यहां तक क्लियर है? ए के बाद ई आएगा, क्या यहां तक क्लियर है आप लोगों को? क्योंकि ई के अंदर कह रहा है चाहे वेदर, चाहे आप सनसेट उठा लो चाहे आप ओशियन उठा लो, पोएट्स हैव शाउट टू कैप्चर। तो पोएट जो है वो कैप्चर कर ही लेता है इन दोनों का सेंस अपने वर्ड्स के अंदर। तो ए और ई का तो पेयर बनेगा ही बनेगा। यस, तो ए और ई का पेयर बनेगा। अब आपने कहा चेंजिंग सीजन भी हैव बीन यूज्ड एज मेटाफोर, तो चेंजिंग सीजन को भी वो यूज कर लेता है। तो अब आप इसके साथ सी लगा सकते हो। तो ए ई सी आपका बेस्ट आंसर बन जाएगा, बेस्ट सीक्वेंस आपके बन जाएंगे। अच्छा, अब आप लोग समझ चुके होंगे कि बात पोएट्री की हो रही है, नेचर की नहीं हो रही है, क्योंकि नेचर और सीजन को दोनों एक ने दो प्रोस्पेक्ट बताए। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस बनेगा वो डी से बनेगा। मैंने पहले ही कहा था ट्रिकी पैराजंबल है। ट्रिकी पैराजंबल इसलिए है क्योंकि आपको है ना यहाँ पे समझना पड़ेगा वेदर इट इज सनसेट, सनसेट और ओशियन को आपको इस नेचर से रिलेट करवाना पड़ेगा। फिर इस टू को समझना पड़ेगा, चेंजिंग सीजन भी इमोशन आपको बताने के लिए, यूज करने के लिए, इमोशंस की फीलिंग को जताने के लिए सीजन का यूज किया जाता है ऐसे। इसलिए ए ई सी बनेगा आपका, डी से स्टार्ट होगा। अब आप बोल सकते हो दिस कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड पोएट्री। तो देखो नेचर की बातें आपने ए से स्टार्ट करी गिनाना, नेचर की बातें ए से स्टार्ट करी, ई में भी नेचर की बात है, फिर आपने सी में क्या बोल दिया, आपने सीजन बोल दिया। तो फिर आप बोल सकते हो ये जो कनेक्शन है नेचर और पोएट्री का, ये रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन डिजायर। मतलब बी आपका लास्ट सेंटेंस हो जाएगा, डी पहला, ए उसके बाद, ई सी बी, ये आपका करेक्ट पेयर बनेगा। बताइए क्लियर है क्या? क्या बात है सुमन, सुमन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और किस किस का आंसर करेक्ट है? आकाश, क्या बात है। कविता, सयान मंडल, क्या बात है यार। मतलब ये अगर आप पैराजंबल बना रहे हैं इसका मतलब आप हर एक कीवर्ड को अच्छे से समझ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर गलत हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिकी था। चौथा पैराजंबल है, तीन आप लोगों को मैंने बिल्कुल कीवर्ड्स के साथ फ्लो के साथ सिखाया। ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए था
क्योंकि आपको वेदर को, ये जो वेदर वाली लाइन है, ई वाली लाइन जो है, ये वेदर मौसम वाला वेदर नहीं है। वेदर का मतलब चाहे आप ये लें चाहे आप वो लें, ऐसा और लगा हुआ है ना यहाँ पे, चाहे आप ये लें चाहे आप वो लें, ऐसी बात कर रहा है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। वापिस से एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर सुनिएगा। देखो पैराजम्बल की क्लास है ना, कभी जैसे मान लो आज आपने देख ली, कभी फिर आप कुछ दिनों बाद वापस से देख लेना, आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कीवर्ड ढूंढने आ जाएंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा। जब आप कभी बना रहे होंगे पैराजम्बल, अगर आपसे गलत बनेगा तो आप समझ पाएंगे गलत क्यों बना, फिर आप उसको रीड करेंगे, उसके अंदर जा पाएंगे, ध्यान से उसको एनालाइज कर पाएंगे, अगर आप ये क्लास ढंग से देख रहे हैं तो। क्योंकि पैराजम्बल को आराम से सिखाना होता है और आराम से सीखना भी होता है। अब इसको देखो, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं कैसे बनाता, आपको अपना लेवल पता लग जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, कि आपका लेवल क्या है। पैराजम्बल इसलिए टफ होते हैं क्योंकि इसमें रीडिंग स्किल काम आती है, बस ट्रिक्स भी लगती है, लेकिन ट्रिक्स किसी हद तक ही काम आती है, रीडिंग स्किल ज्यादा काम आती है। अगर आप ध्यान से देखो, कईयों ने तो ए ही पहला बना दिया। अरे भाई ये समझना था, बात पोएट्री की हो रही है, पोएट्री में सीजन और नेचर, मतलब नेचर को एक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया, सीजन भी वैसे नेचर में ही आता है। ठीक है, तो पोएट्री की बात हो रही है, तो पोएट्री आपको पहले लिखना था। भाई पोएट्री के अंदर क्या होता है, नेचर को अक्सर दिखाया जाता है सोर्स ऑफ सोलेस की तरह। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब हमारे को पेयर बनाने थे, तो पेयर हमने कैसे बनाए, पहले तो हमें दिस कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड पोएट्री, तो नेचर को बताना था, तो नेचर को यहाँ से उठा के लाए। नेचर की एबिलिटी होती है कि ये क्या करता है, फीलिंग्स इवोक करता है और चेंजिंग सीजन भी करता है। तो पहले, इससे पहले इसकी बात कर लो, तो नेचर एबिलिटी ये होती है, चाहे वो सनसेट हो चाहे वो ओशियन हो। तो यहां से मुझे पता लगा ए के बाद ई आएगा, फिर मैं कह सकता हूँ चेंजिंग सीजन भी ऐसा करता है। फिर मैं बोल सकता हूँ ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है, ये रहा ये कनेक्शन, ये बन गया हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको बनाइए। ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे आज की क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, फटाफट बनाओ। निकिता, निकिता बी वाले को लास्ट में रखा है ना अपन ने। ओह, देखो मैं बस आपको है ना कुछ क्लू दे रहा हूं। हाउएवर के बाद क्या कह रहा है, कंसर्न ओवर रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी एंड प्राइस वोलेटिलिटी कंटिन्यू टू हिंडर मेन स्ट्रीम एडोप्शन। तो कह रहा है जो कंसर्न है वो एडोप्शन के अंदर कहीं ना कहीं हिंडर बना हुआ है। तो यहाँ पे हो रही है नेगेटिव बात, तो हाउएवर से पहले इसी से रिलेटेड पॉजिटिव बात लिखने का। हाउएवर के बाद नेगेटिव बात हो रही है ना भाई, हिंडर बन रहा है, ऑब्स्टेकल बन रहा है, एडोप्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे पहले इसकी पॉजिटिव बात लिख दो। उसके बाद इधर आओ, दिस हैज लेड टू डिबेट, तो ऐसी कौन सी चीज है जो डिबेट का कारण बन रही है, फिर ये लगाना। डिस्पाइट दिस, डिस्पाइट दिस के बाद देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव बात है नेगेटिव बात है, मैनी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आर एक्सप्लोरिंग, फिर भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है,
तो डिस्पाइट दिस के बाद क्या होगा, नेगेटिव बात होगी। तो इसको चेक करो जरा, थोड़ा रीड भी कर लेना। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा अब मैं आपको, 1 मिनट मिलेगा आपको बस। एक मिनट मिलेगा आपको बस। चलिए इतना टाइम होता है, अब इधर आ जाइए। देखिए फर्स्ट सेंटेंस ढूंढते हैं मेरे साथ, ये फर्स्ट नहीं हटा। क्रिप्टो करेंसी हैव emerged एज अ डिस्ट्रप्टिव फोर्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। फर्स्ट हो सकता है, some government have embraced digital currency while other have imposed strict regulation। कह रहा है कुछ गवर्नमेंट एम्ब्रेस कर रहे हैं, मतलब एडॉप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं डिजिटल करेंसी को। ये पहला बनेगा क्या, नहीं बनेगा। while other impose strict regulation, नहीं, क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, है ना, डिजिटल करेंसी। चलो यार डाउट में रखता हूँ, दिस ये भी नहीं बनेगा, डिस्पाइट ये भी नहीं बनेगा। बी और सी में से अगर मैं पढ़ूं तो क्रिप्टो करेंसी हैव एमर्ज्ड एज अ, तो ये एमर्ज हो रही है हैज अ डिस्ट्रप्टिव फोर्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। तो देखो डिस्ट्रप्टिव फोर्स का मतलब भी होता है, डिस्ट्रप्टिव फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव वे में, मतलब सबसे ज्यादा आगे निकल रहा है इस वे में, पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने का मतलब नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। जैसे डीप सीक आया था, तो डीप सीक ने पूरे एआई के मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया था, तो डीप सीक सबको सरपास करता हुआ आगे निकल गया था, है ना, सबको सरपास करता हुआ। तो यहाँ पर बी में एक पॉजिटिव सेंस है, तो बी ही मेरा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे बनेगा। बी और सी में से अगर मैं ध्यान से देखूं तो बी ही मेरा फर्स्ट सेंटेंस बनेगा। तो कहा जा रहा है क्रिप्टो करेंसी जो है वो एमर्ज हो रहा है, एमर्ज हो रहा है, निकल करके आ रहा है एक डिस्ट्रप्टिव फोर्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो बी के अंदर बात हो रही है पॉजिटिव, दोस्तों बी के अंदर बात हो रही है पॉजिटिव, ठीक है। अब आप बी के बाद फिर इसके बाद ढूंढोगे, इसके बाद तो दिक्कत आएगी। अब आप पेयर पे जाओ, पेयर पे आप सबसे पहले हाउएवर पे आओ। हाउएवर पे क्या कह रहा है सुनो, कह रहा है हाउएवर कंसर्न ओवर रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी एंड प्राइस वोलेटिलिटी कंटिन्यू टू हिंडर मेन स्ट्रीम एडॉप्शन। लेकिन आप ये कह सकते हो अनसर्टेनिटी है रेगुलेटरी, मतलब रेगुलेटर्स का कौन है पता नहीं है, दूसरा वोलेटिलिटी बहुत है प्राइस की, तो कहीं ना कहीं इसका एडॉप्शन में हिंड्रेंस ऑब्स्टेकल पैदा कर रहा है। तो ये हो गई नेगेटिव बात। किसको लेके नेगेटिव बात है, क्रिप्टो करेंसी को लेके नेगेटिव बात है ना। देखो कंसर्न ओवर रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी क्रिप्टो करेंसी की बात है, हाँ। तो क्रिप्टो करेंसी की तारीफ अभी अभी तुमने बी में करी, तो क्या मैं बी के बाद ए नहीं लगा सकता, बताओ। बी के बाद ए लगाने में कोई दिक्कत है क्या। हो सकता है आप लोग के मन में ये आ रहा हो, सर यहाँ पर चलो बी में पॉजिटिव बात है, यहाँ पर नेगेटिव बात है, तो और भी तो कहीं सर इसकी पॉजिटिव बात हो सकती है। जैसे आप ये सोच रहे होगे सर ई में देखो पॉजिटिव बात है, जो मैनी इंस्टीट्यूशनल्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं क्रिप्टो एसेट्स को एज पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो के, मतलब अपने पोर्टफोलियो के लिए वो इसको क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। सर ये भी पॉजिटिव बात है, इसके बाद ये क्यों नहीं लगा रहे। अरे भाई इसके पहले डिस्पाइट दिस लिखा हुआ है, मतलब ये ऑलरेडी किसी और सेंटेंस का हिस्सा है। ये यहाँ पे भी हाउएवर, यहाँ पे भी डिस्पाइट दिस, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए सेंटेंस एक साथ कैसे लग जाएंगे आप बताइए। ये किसी और सेंटेंस का पार्ट रहा होगा, इसके पहले कोई और सेंटेंस रहा होगा, उसमें कोई ऐसी बात रही होगी, उसके बाद में बोल रहा हूं डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी। अगर यह हाउएवर नहीं होता तब मैं ये लगा देता। आ रही है बात समझ में। क्या यहां तक क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर हाउएवर के इधर मैंने नेगेटिव बात करी है,
तो मुझे कुछ पॉजिटिव बात पहले लगानी है। सम गवर्नमेंट हैव एम्ब्रेस्ड डिजिटल करेंसीज व्हाइल अदर हैव इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। यहाँ पे तो ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो इसके बाद भी मैं हाउएवर नहीं लगा सकता, हटाओ इसको। डी क्या कह रहा, दिस हैज लेड टू डिबेट, ये तो ऑलरेडी डिबेट का कारण बना हुआ है, ये ऑलरेडी नेगेटिव बात है, तो मैं इसके बाद भी सी नहीं लगा, ए नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि ए में इधर है नेगेटिव बात, मुझे ए से पहले पॉजिटिव सेंटेंस दिखाओ ना। ना सी में पॉजिटिव बात है कोई, सी में पॉजिटिव और नेगेटिव इसने अगले ने ऑटोमेटिक बना के दे दी। बी में कोई पॉजिटिव बात नहीं है जो मैं ए के बाद लगा पाऊं इसको, ठीक है, मतलब ए से पहले इसको लगा पाऊं। ई में पॉजिटिव बात है, लेकिन ई बेचारा अपने आप डिस्पाइट दिस लेकर बैठा है, ये ऑलरेडी किसी सेंटेंस का हिस्सा है। इस सेंटेंस के हिस्से को जो इसके पहले वाला सेंटेंस आएगा वो दोनों आपस में रिलेट हो गए, अब मैं इसको आगे वाले सेंटेंस के लिए यूज में नहीं ले सकता, इसलिए मेरे पास एक ही सेंटेंस बचता है बी, और बी के बाद ए मुझे लगाना पड़ेगा। क्या आप लोगों को क्लियर है? पहले बताइए यहां तक क्लियर है क्या? बी के बाद ए मैंने कैसे कंफर्म करा? बी के बाद ए मैंने हाउएवर से कंफर्म करा। अगर आप लोगों ने इस डिस्ट्रप्टिव फोर्स को नेगेटिव वे में ले लिया तब आपका आंसर गलत आएगा। ये डिस्ट्रप्टिव फोर्स की तरह इमर्ज हो रहा है, मतलब ये बहुत आगे निकल रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है बी वाला, क्रिप्टो करेंसी वाला। ए के अंदर यहाँ हिंडर नेगेटिव बात है, मुझे ए से पहले एक पॉजिटिव सेंटेंस चाहिए था, और पॉजिटिव सेंटेंस कहीं नहीं है, ई में है, लेकिन ई अपने पहले एक और कोई कॉन्ट्राडिक्ट वाला कंजंक्शन लेकर के बैठा है, ये ऑलरेडी किसी का हिस्सा होगा, तो इसलिए मेरे हाथ में बी बचा और बी के बाद ए आ गया। क्या कोई डाउट है किसी को? बी और ए के पेयर में डाउट है? क्लियर है? अब मैं इतना क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि हाउएवर आएगा, पैराजम्बल अगर आएगा तो उसमें हाउएवर आएगा, तो आपको ऐसे रिलेट करना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करूं, अब क्या करूं? अब दिस हैज लेड टू डिबेट, ये किसके आ रहा, किसके लिए आ रहा होगा सर? दिस हैज लेड टू डिबेट ऑन वेदर क्रिप्टो करेंसीज शुड बी कंसिडर एन असेट क्लास और अ स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। तो अभी दिस हैज लेड टू, तो कोई ऐसी चीज होगी ना जिसने डिबेट छेड़ दी। किसने डिबेट छेड़ दी? ये डिबेट बी और ए ने तो छेड़ी। भाई बी कह रहा है तेजी से आगे बढ़ रहा है, ए कह रहा है दिक्कत है, नेगेटिव कंसीक्वेंस है, आगे कह रहा है एडॉप्शन में दिक्कत आ रही है। भाई प्राइस इसके वोलेटिलिटी क्या है, वोलेटिलिटी, हाँ, जो प्राइस है वो फिक्स नहीं है, वोलेटाइल है, कभी ऊपर कभी नीचे। कह रहा है रेगुलेटरी अनसर्टेन है, पता ही नहीं है कौन रेगुलेट कर रहा है, तो इस कारण डिबेट छिड़ गई भाई साहब। तो डिबेट छिड़ गई भाई साहब, ये लो डिबेट छेड़ दी। अब डिबेट छिड़ी क्या, वो देखो यहाँ लिखी हुई है, कुछ गवर्नमेंट वाले इसको अपना रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट वाले इसको इसको इसके ऊपर रेगुलेशन लगा रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट वाले इसको अपना रहे हैं, कुछ इसके ऊपर रेगुलेशन लगा रहे हैं। क्या ये आएगा? दिस हैज लेड टू डिबेट ऑन वेदर क्रिप्टो करेंसी डिस्पाइट दिस, नहीं। तो डिबेट क्या हो रही है, डिबेट ये हो रही है, डिबेट लिखनी पड़ेगी पहले, तो पहले मैं सी लिखूंगा कि भाई डिबेट ये हो रही है, कुछ गवर्नमेंट तो उसको अलाउ कर रही है, कुछ इसको मना कर रही है। फिर आप ये लगाते हैं, इसके बावजूद भी कुछ गवर्नमेंट अपना रही है, कुछ मना कर रही है, उसके बावजूद भी ये लोग मैनी इंस्टीट्यूशन जो है इन्वेस्टर्स वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एंड में अंत में मेरे को ई लगाना पड़ेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर है क्या? क्या बात है, 5 आउट ऑफ 5 किसके हैं? प्रभात का, क्या बात है, बहुत शानदार। आशीष, क्या बात है। सर सी डी का पेयर आप एक बार देखो, सी और डी का पेयर मैं देखता हूं। अच्छा देखो, सुनो मेरी बात सुनो, अगर आप सी पहले लिख रहे हो तो आपने कहा कुछ गवर्नमेंट जो कह रही है कि कुछ गवर्नमेंट तो क्या कर रही है, डिजिटल करेंसी को अपना रही है, और कुछ जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा रही है। तो दिस हैड लेड टू डिबेट ऑन वेदर क्रिप्टो करेंसी शुड बी कंसीडर एन एसेट क्लास और अ स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। नहीं, नहीं, देखो सुनो सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, कह रहे हैं कि एक डिबेट ही छिड़ गई, डिबेट छिड़ी क्या, सुनिएगा, डिबेट ये छिड़ गई, क्या ये क्रिप्टो करेंसी जो है कंसीडर कर सकते हैं हम एसेट क्लास के लिए, मतलब ये प्रॉफिट कमा के देगी, या एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका रेगुलेटर नहीं है, इसका रेगुलेटर नहीं है भाई, और इसका कोई
इसका जो प्राइस है वो वोलेटिलिटी है। तो जो प्राइस है वो वोलेटाइल है, वो ऊपर नीचे होता रहता है, तभी तो आप बोलोगे इसको यार एसेट के लिए लेवे या नहीं लेवे, इसका प्राइस तो ऊपर नीचे हो जाता है। और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट तो नहीं है कहीं। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट का मतलब कभी भी ऊपर जाएगा, स्पेकुलेशन से ऊपर बढ़ता है, स्पेकुलेशन से नीचे आ जाता है। तब आप बोलोगे ना बी और ए के बाद ही तो डी लगाओगे भाई। फिर आप बोलोगे यहाँ पर कि भाई कुछ गवर्नमेंट जो है वो इसको अपना रही है, कुछ मना कर रही है। फिर आप बोलोगे इसके बावजूद भी। सही है, यही वाला बनेगा। ठीक है, आदेश, क्या आदेश क्लियर है? देखो आदेश, डिबेट का मतलब ये होता है कि आपस में डिबेट चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, लेकिन डिबेट का मतलब ये भी तो होता है कि यार इस पॉइंट के ऊपर है ना आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर बातें हो रही हैं, तो किसकी बातें हो रही हैं ये भी तो समझो आप। क्रिप्टो करेंसी एसेट बनेगा या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है, तो ये हम कब कहेंगे? ये हम जब कहेंगे क्या कुछ गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी को अपना रही है और कुछ गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा रही है, क्या जब हम ये बात कहेंगे? या ये वाली बात हम तब कहेंगे जब हमारे को इसके बारे में बोला होगा। और एक और बात सुनिएगा, देखो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी इसने स्पेशली मेंशन करा है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे बी के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी की बात है। देखो बी के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी की बात है, ए के अंदर भी कंसर्न, तो इसी की कंसर्न की बात हो रही है। फिर डी के अंदर भी आपने कहा यार क्रिप्टो करेंसी को लेवे नहीं लेवे, ये डिबेट चल रही है। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी लिखा पे, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को टारगेट नहीं करा, एक जर्नल बात कर रहा है कि यार कुछ गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी को लेती है और कुछ इस पे रेगुलेशन लगा देती है स्ट्रिक्ट। फिर आगे क्या कह रहा है सुनो, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, कह रहा है बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं क्रिप्टो एसेट्स को एज अ पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो। फिर आप लास्ट में लिख सकते हैं इसके बावजूद भी कुछ गवर्नमेंट यहाँ पे वो लगा रही है रेस्ट्रिक्शंस और कुछ अलाउ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर अपना इन्वेस्टर के तौर पे एक्सप्लोर कर रहे हैं इसको। तो ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। बी के अंदर क्रिप्टो करेंसी की बात, ए उसी से रिलेटेड बात है, फिर डी में अगेन क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोला। क्यों क्यों इसके ऊपर सोच विमर्श चल रहा है, इसलिए चल रहा है। फिर आपने सीओ लिख करके बात को खत्म करा। अभी क्लियर है? नहीं टोनी, यही तो कहा मैंने, टोनी टोनी यही तो मैंने कहा, डिस्ट्रप्टिव फोर्स का मतलब यहाँ पर ये है क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको डीप सीक का एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रप्टिव फोर्स है इसने पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ये वाली बात हो जाएगी। तो तेजी से ग्रो करना फिर नेगेटिव बात बोलना, इसलिए बी और ए आया है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखता हूं मैं। आज हमने 5 पैरा जंबल करे। अगेन जिसका भी कल एग्जाम है 27, 28, 1 तारीख को, तीनों दिन जिनका भी एग्जाम है, तो उन सबको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। आज क्लास में एंटर होते ही आपको आशीर्वाद भी मिल गया है, शिव भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। हर हर महादेव। आज एक शुभ दिन है ना, महाशिवरात्रि है। तो जरूर से आप लोग जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो सारे ही क्वेश्चन आपके सही होंगे एग्जाम में, और आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जा रहे होंगे, क्योंकि मैं आप लोग को मेमोरी बेस्ड पेपर भी दे चुका हूं। उसका लेवल आप खुद देख चुके हैं, कितने इजी ऑप्शंस थे, कितने इजी क्वेश्चंस थे। अब उससे अगर एक लेवल हाई करेगा भी तो करेगा, कितना ही कर लेगा बेचारा, है ना। अपनी क्लास से तो ऊपर नहीं जा पाएगा वो, तो कितना भी हाई करने दो, आप उसके लिए तैयार हो, कॉन्फिडेंट होकर के जाना, मस्त एग्जाम देना। अच्छा एग्जाम होगा, मेंस के लिए लग रहा है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। कल और परसों 27 और 28 को मेंस की क्लासेस रख रहा हूँ। आप लोग अपना आराम से एग्जाम दो, वो मेंस की क्लास है, आप आकर के रिकॉर्डेड देख लेना। सैटरडे संडे को देख लेना, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी तो आप सैटरडे संडे उस क्लास को देख लेना। लेकिन मैं कल और परसों मेंस, डेडिकेटेड मेंस की क्लास लेने जा रहा हूँ, एसबीआई क्लर्क मेंस की 2 दिन के लिए। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें यहीं तक रखते हैं आज की क्लास दोस्तों। और जाते जाते एक बार वापस से आप लोग आशीर्वाद लेते हुए जाइए। जाते जाते वापस से आप आशीर्वाद ले सकते हैं। और मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, चलिए।